राघव, मनन, अवंतिका और सिमरन, इन चारों के लिए ये वीकेंड पर अचानक बना हुआ एक प्लान था। चेन्नई से पौंडीचेरी तक की एक नाइट ड्राइव। प्लान बहुत सीधा और जाना पहचाना था। वो रात भर गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाते हुए इंजॉय करेंगे, म्यूजिक बजाएंगे, दुनिया की स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। गाड़ी में चलते हुए अगल बगल के एनवायरनमेंट के नज़ारे उठाएंगे और जहाँ ढाबा मिलेगा, चाय की छोटी सी दुकान मिलेगी, वहाँ रुककर नई यादें बनाएंगे। लेकिन हर सफ़र अच्छा नहीं जाता, हर जगह मेमोरीज नहीं बनती। कई सफ़र ऐसे भी होते हैं जो मेमोरीज की जगह कुछ निशान छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसे निशान जिन्हें बाद में देखकर खौफ तक डर जाता है, जिन्हें देखकर आपके वो सारी यादें वापस आ जाती है जिन्हें शायद आप कभी याद करना ही नहीं चाहते। बाय द वे, ये कहानी होने वाली है 4 दोस्तों की, उनकी एक ऐसी ट्रिप के बारे में, उनकी एक ऐसी नाइट ड्राइव के बारे में जिन्होंने उनका सब कुछ बदल के रख दिया। रात के 9 बजे राघव अपनी गाड़ी लेकर आता है। सारे दोस्त उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब शहर की रोशनियां राघव की एसयूवी के शीशे में छोटी होती जा रही थी। ये सब राघव की गाड़ी में बैठकर रूट NH 179B से जा रहे थे। पहले 2 घंटे का सफ़र बिल्कुल आराम से बीता। हाईवे डामर का एक जाना पहचाना रिबन था और कार के अंदर का माहौल एकदम खुशनुमा था। और फिर JP पंजाबी नाम का एक ढाबा होता है जो कि इनके आंखों के सामने से गुजरता है। इन सबको लगता है कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए। भूख सबको लग रही थी। सब वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, उस ढाबे के अंदर जाते हैं, उधर थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं और उसके बाद वापस से अपने सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस ढाबे के बाद जो सफ़र शुरू होने वाला था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था जिसकी ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे। वो सफ़र कुछ ऐसा होने वाला था जो इनको ज़िंदगी भर की यादें देने वाला था, और वो कई अच्छी यादें बिल्कुल नहीं होने वाली थी। इसकी शुरुआत होती है एक ज़ोरदार झटके और एक दिल दहला देने वाले आवाज़ के साथ, जिसने कार के कैबिन को चीर दिया। गाड़ी बुरी तरीके से एक ही तरफ खिंचती हुई चली गई। शिट शिट शिट, पकड़ के बैठना, राघव जोर से चिल्ला रहा था और जो पीछे जो भी उसके दोस्त थे सब ने कुछ ना कुछ पकड़ लिया था। गाड़ी पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो चुकी थी। राघव अपनी स्टीयरिंग को जोर से एक साइड घुमाता है, जिसकी वजह से जूझती हुई गाड़ी थोड़ी सी संभलने की कोशिश करती है। बगल में पड़े रेत का एक रोड था जिसके ऊपर गाड़ी ले जाता है राघव, और वहीं पर उसकी गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी के खड़े होते ही राघव उसका इंजन बंद कर देता है और बाहर की हवा पूरे तरीके से रुकी पड़ी थी। ये सब कार से बाहर निकलते हैं। माहौल घुटन भरा था। हवा में गीली मिट्टी और एक अजीब सी धातु जैसी मीठी महक थी, जैसे पुराना सूख चुका खून। सड़क के दोनों ओर जंगल एक काली अमेक दीवार की तरह खड़ा था। राघव की गाड़ी के पिछले दोनों टायर पूरी तरीके से फट चुके थे। राघव बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं मनन, टूल किट निकाल, हम अभी इसे बदल देते हैं और चलते हैं वापस और अपने सफ़र की ओर चलते हैं। आगे कोई मिल जाएगा जो टायर वायर ठीक करने वाला होगा, उससे हम ठीक करवा देंगे। मनन भी बोलता है कि हाँ, ये सही है। मनन जाता है, राघव की डिक्की को खोलता है और फिर अचानक से हकलाते हुए बोलता है कि राघव यार, वो टूल किट तो गाड़ी में है ही नहीं। और फिर राघव को याद आता है कि शिट, वो तो टूल किट रखना ही भूल गया था। उसने अपने टेबल के ऊपर रखी थी, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में, इतना सारा सामान था, उन सब के चक्करों में वो टूल किट लाना ही भूल चुका था। अब एक हाईवे में अब आधी रात हो चुकी थी। इतनी रात को एक ऐसे हाईवे में जहां आसपास कोई भी नहीं आ रहा था, ये 4 लोग फंस चुके थे। गाड़ी की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। चारों शांत थे, चिंतित थे। एक ठंडी तेज सिहरन उन चारों के बीच दौड़ गई। वो फंस चुके थे और जब वो अपने फ़ोन देखते हैं तो सिर्फ कांच का एक टुकड़ा था, क्योंकि उनके फ़ोन काम ही नहीं कर रहे थे। किसी के भी फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। ये सिमरन थी जिसने उसको सबसे पहले देखा था। उसने कांपती हुई उंगली से सड़क के नीचे एक काई लगे के पत्थर की ओर इशारा किया, जो कार से मरती हुई हेडलाइट से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उस पर लिखे अक्षर समय के साथ धुंधले पड़ गए थे, लेकिन अभी भी पढ़े जा सकते थे। ठीक है, अब नया प्लान, मनन ने घोषणा करी, अपनी आवाज़ में ज़्यादा आत्मविश्वास लाने की कोशिश करते हुए। दरअसल जिस तरफ सिमरन ने इशारा करा था, वहाँ एक बोर्ड था जिसमें एक मैकेनिक का कुछ अता पता लिखा था, जो कि दिखा रहा था 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो मनन कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा, वहाँ पर मैकेनिक को साथ लेकर आऊँगा, कार ठीक करेंगे और फिर यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। 1.5 किलोमीटर ही है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। मनन आगे इन सबको बोलता है कि तुम सब यहीं रुकना और गाड़ी के दरवाजे बंद कर लेना, कोई भी बाहर मत निकलना।
मनन जाने ही लगा था कि अवंतिका उसे रोक देती है कि पागल हो क्या तुम इतने अंधेरे में पैदल अकेले कहाँ जा रहे हो? ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है, यहाँ से मुझे बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। इस पे मनन चिढ़कर बोलता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और तुम फालतू की बातें मत करो, तुम डराओ मत, सब कुछ ठीक है, तुम जाओ और गाड़ी में बैठ जाओ। अवंतिका थोड़ी इस टाइप की लड़की थी जो जल्दी डर जाती थी, जल्दी सहम जाती थी, तो अवंतिका ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती। सही बात है, ऑप्शन भी कुछ नहीं था, आप क्या ही कर सकते हो। एक ऐसे जंगल में आप फंस चुके हो जहाँ पर अब आप पूरी रात तो नहीं निकालोगे। अगर आपको दिख रहा है कि थोड़ी दूर कोई मैकेनिक है तो आप जाओगे। तो सिमरन बोलती है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों चलते हैं और मैकेनिक को ढूंढ के लेकर आते हैं। इससे पहले कोई और कुछ बोल पाता, सिमरन और मनन उस साइड चल पड़े थे। देखते देखते वो लोग घने कोहरे के बीच में ही कहीं गायब हो चुके थे और इस साइड बचे थे अवंतिका और राघव। अब ये दोनों वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग का क्लिक एक मुर्दा शांति में अजीब तरीके से बहुत तेज लगा। अचानक बाहर से आवाज आई। वो क्या था? अवंतिका एकदम शांत आवाज में राघव से पूछ रही थी। राघव अपना सर विंडो से बाहर निकालकर पीछे देखता है। अंधेरे में हर जगह फोकस करके देखता है लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। राघव वापस गाड़ी के अंदर आता है और बोलता है कि शायद कोई जानवर था या फिर पता नहीं, छोड़ो ना, जाने दो। राघव ये बोल तो देता है लेकिन उसका खुद का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। और फिर एक और आवाज़ आती है जस्ट इन दोनों के पीछे से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा था। जब दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इनकी बैक साइड जो गाड़ी के जस्ट पीछे कोई था। और जब ये ध्यान से देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। लेकिन एक चीज़ थी जो इन दोनों ने देखी थी। जो इनके गाड़ी के पीछे वाला शीशा था उस पर ओस जमी हुई थी, जैसे कि किसी ने मुंह से ऐसे करके करी हो और उसके ऊपर हाथ के निशान बने हुए थे। राघव और अवंतिका पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके थे। उनकी आंखें उस गोल धब्बे पर टिकी थी जो धीरे धीरे शीशे की सतह से मिट रही थी। बाहर कोई था, कोई जो उन्हें देख रहा था, कोई जो सांस ले रहा था। गाड़ी स्टार्ट कर राघव, अवंतिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति थी जो डर के चरम पर पहुंचकर आती है। यहाँ से निकलते हैं अभी। पर मनन और सिमरन, राघव अवंतिका को देखते हुए कहता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अवंतिका चीखते हुए बोलती है कि बस यहाँ से चल, जल्दी चल, क्योंकि अगर हम यहाँ रुके तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। राघव ने कांपते हाथों के साथ चाबी घुमाई। इंजन एक पल के लिए खांसा, फिर घर घरा कर शांत हो गया। उसने फिर से कोशिश करी, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक बेजान क्लिक की आवाज़ आ रही थी जो राघव बार बार चाबी घुमाने की कोशिश कर रहा था उससे आ रही थी। गाड़ी पूरी तरीके से मर चुकी थी। अभी उन्होंने सामने से आती हुई दो रोशनियां देखी। एक गाड़ी आ रही थी। राहत की एक छोटी सी लहर उनके अंदर दौड़ी, लेकिन तुरंत ही एक नई ज़्यादा ठंडी दहशत ने उसकी जगह ले ली, क्योंकि वो कोई ट्रक या बस नहीं थी। वो बहुत पुरानी गाड़ी थी। जो विंटेज कार होती है वो थी। गाड़ी बिना आवाज़ किए उनके पास आकर रुकती है। उसकी हेडलाइट सीधा उनके आंखों में चुभ रही थी। ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा खुलता है और एक लंबा पतला आदमी बाहर निकलता है। उसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे, एक सफ़ेद कमीज़, एक गहरी पैंट, और उसका चेहरा अंधेरे में था। लेकिन उसके चलने का अंदाज वो बहुत अजीब था, जैसे उसके जोड़ों में कोई लचीलापन ही ना हो। वह उनकी कार के पास आया और ड्राइवर साइड की खिड़की पर झुका। राघव ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। आदमी का चेहरा रोशनी में था। वो बूढ़ा नहीं था, पर उसकी त्वचा मोम की तरह पीली थी और उसकी आंखों में कोई चमक ही नहीं थी। वो बस दो काले खाली गड्ढों की तरह लग रही थी। मदद चाहिए? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज़ सपाट थी, उसमें कोई भाव नहीं था। गाड़ी खराब हो गई है, राघव ने हकलाते हुए कहा। आदमी ने एक लंबी अजीब नज़र के साथ गाड़ी को पूरी तरीके से देखा और फिर बोला कि टायर फट गया है। और वो उसने इस तरीके से कहा जैसे वो कोई सवाल नहीं है, बल्कि वो इनको डराते हुए कह रहा है। वो बस बता रहा है कि तुम्हारा टायर फट चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंस भी रहा था ये बोलते हुए।
अवंतिका उस आदमी से पूछते है कि आपको कैसे पता? तो वो आदमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसको देखता है और बोलता है कि मैं भी काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर आया था, मेरा भी टायर फटा था, मैं भी यहीं पर रुका था और काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ से वापस नहीं जा पाया हूँ। ये कहकर वो आदमी सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी कार की तरफ मुड़ने लगता है। राघव को पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वो जब आदमी जा रहा था तो उसे रोकना चाह रहा था, उससे पूछना चाह रहा था कुछ भी, बस उसे उससे पूछना था, उससे बात करनी थी। पर तभी इन दोनों को हाईवे की दूसरी साइड से, जहाँ जंगल वाली साइड थी, वहाँ से किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों अचानक से एकदम से इनका पूरा अटेंशन उस साइड चला जाता है और 2 सेकंड के बाद जब ये वापस उस आदमी की तरफ देखते हैं तो वो आदमी गायब हो चुका था। वहाँ ना कोई आदमी था और ना ही कोई गाड़ी, पूरा इलाका सुनसान था। अब इस साइड ये सब चल रहा था तो दूसरी साइड मनन और सिमरन एक अजीब सी रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि वहां पर एक पुरानी सी दुकान है जिसके ऊपर एक अकेला सा पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। साइन बोर्ड पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, मुर्गन ऑटो रिपेयर। कोई है? मनन ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक अजीब सी बदबू सी आ रही थी, जैसे पेट्रोल, जंग और किसी सड़ती हुई चीज़ की मिली जुली गंध। अंदर मत जाना मनन, सिमरन ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। ये जगह ठीक नहीं है। तभी उनके पीछे से एक भारी सी आवाज़ आती है, टायर फटा है क्या? दोनों एकदम से डर कर पीछे मुड़ते हैं। इनके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ थी कि उसकी एज का बताना नामुमकिन था, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। मनन उस आदमी को देखकर बोलता है कि हाँ टायर फटा है, बट आपको कैसे पता? वो बूढ़ा आदमी एक अजीब सी खोखली सी हंसी के साथ बोलता है, इस सड़क पर गाड़ियाँ अक्सर रुकती है, आदत हो गई है। उसने अपनी जेब से एक भारी जंग लगी टूल किट निकाली। ये लो, काम आ जाए तो वहीं छोड़ देना, मैं ले जाऊंगा। मनन ने झिझकते हुए वो टूल किट ले ली। उसे छूते ही मनन के हाथ में एक बर्फीली ठंड महसूस हुई। शुक्रिया अंकल जी, उसने कहा और सिमरन को खींचते हुए तेजी से वापस मुड़ा। वो दोनों वहाँ से भागना चाहते थे पर उनके पैर जैसे कि मानो ज़मीन से चिपक गए थे। थोड़ी दूर चलने के बाद सिमरन ने हिम्मत करते हुए पीछे मुड़कर देखा। जैसे वो पीछे मुड़ती है उसकी चीख निकलने ही वाली थी पर आवाज़ गले में ही फंस गई। वहाँ कोई दुकान नहीं थी, कोई पीली रोशनी नहीं, कोई बूढ़ा आदमी नहीं, सिर्फ घना काला जंगल था जो उन्हें घूर रहा था। इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती, इनके सामने एक गाड़ी आती है फुल स्पीड में, बहुत स्पीड में, और सीधा इनके आगे आके ब्रेक लगा देती है। ये गाड़ी राघव की थी। राघव अंदर से बोलता है कि दोस्तों जल्दी बैठो, जल्दी। और ये इन दोनों को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। इससे पहले कि ये समझ पाते, राघव इन्हें जल्दी से गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी वहाँ से फुल स्पीड में चला देता है। मनन और सिमरन अवंतिका को देखते हैं। अवंतिका की आंखों में बहुत ज़्यादा डर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी आंखें बहुत डरी हुई थी। इससे पहले दोनों कुछ पूछ पाते, राघव गाड़ी को फुल स्पीड में आगे भगा देता है। मनन चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ दोस्तों, तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो? और अवंतिका तुमको क्या हो गया? तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों लग रही है जैसे कि तुमने भूत देख लिया है। बाय द वे हमें टूल किट मिल चुकी है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, हमें उसकी टूल किट वापस भी करनी है, तो गाड़ी स्लो करो, गाड़ी ठीक करते और ये टूल किट को वापस देकर आते उस आदमी को। जैसे ही मनन ये सब कह रहा था, वो हाथ को ऐसे दिखाते हुए कि टूल किट उसके पास है, वो अपने हाथ में देखता है तो उसका हाथ खाली था। उसके हाथ में कोई टूल किट नहीं थी। वहाँ कोई गैराज नहीं था मनन, अवंतिका रोते हुए बोलती है। हमने तुम्हें देखा था, तुम दोनों जंगल के किनारे खड़े होकर हवा से बातें कर रहे थे। ये सुनकर मनन और सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुरानी गाड़ी और वो लंबा सा आदमी जब इनके पास आया था तो क्या बोल कर गया था और कैसे वो एकदम से गायब हो गया। इसके बाद सिमरन भी बोलती है कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा था तो मुझे भी पीछे कुछ नहीं दिखा था। सब समझ चुके थे कि इनके साथ क्या हो रहा है। इनके साथ छलावा हो रहा था, एक ऐसा छलावा जो ना होते हुए भी इन्हें चीज़ें दिखा रहा था, इन्हें महसूस करवा रहा था। इससे पहले कि ये सब रिएक्ट कर पाते,
इन सब को वापस से वो गैराज दिखता है, वही गैराज जहाँ अभी मनन और सिमरन थे। मनन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देख सामने देख, ये तो वही गैराज है। चारों का पूरा फोकस उस गैराज की तरफ था। धीरे धीरे गैराज पास आ रहा था, गाड़ी गैराज के जस्ट सामने से गुजरने ही वाली थी और तब इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो इन्हें अंदर तक तोड़ देता है। ये देखते हैं कि ये वही गैराज था। उधर ऊपर एक पीले रंग का बल्ब लगा हुआ था और उसके अंदर एक आदमी भी था और ये आदमी वही लंबा आदमी था जो राघव और अवंतिका को दिखा था। लेकिन वो आदमी उस गैराज में फंदे के बल लटक रहा था, उसकी लाश लटक रही थी, झूल रही थी। चारों वो पूरा सीन देखते हैं और चारों अंदर तक हिल जाते हैं। इनकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ने लग जाती है, खून ठंडा पड़ जाता है और राघव से तो स्टीयरिंग भी नहीं संभल रही थी, वो कांप रहा था। कैसे कैसे करके राघव एक्सीलरेटर पे पैर दबाता है और सीधा भगाता है गाड़ी को। अवंतिका का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। मनन अवंतिका को शांत करा रहा था और सिमरन बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे कि मानो किसी ट्रॉमे में चले गई थी। ये चारों कैसे तो करके वहाँ से निकलते हैं। राघव तब तक गाड़ी नहीं रोकता जब तक आगे इसे बहुत सारी गाड़ियाँ दिख नहीं जाती। एक छोटा सा मर्ज करने वाला पॉइंट था जहाँ से ये दूसरे रोड पे मर्ज करते हैं और दूसरे रोड पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही थी। जब इन्हें ट्रक, बस, दूसरी गाड़ियाँ ये सब दिखना शुरू हो जाता है तब इन्हें राहत की सांस मिलती है। इन लोगों का प्लान तो था कि पौंडीचेरी तक जाएंगे, वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ये वहीं से यू टर्न लेकर वापस से चेन्नई की तरफ निकल जाते हैं और इस तरीके से इनके इस ट्रिप का एंड हो जाता है। सुबह होते तक ये वापस से अपने घर पहुंच जाते हैं और उस दिन के बाद से आज तक ये उस हाईवे से कभी नहीं गए। जो ढाबा मैंने आपको बताया था, ये पूरा जो सीन हुआ था उस ढाबे के आगे था। तो कभी आप भी इस हाईवे से जाओ या कभी इस ढाबे से क्रॉस करो तो याद रखना कि रात के समय यहाँ पर सिर्फ आप अकेले नहीं होते, बल्कि आपके साथ कोई और भी होता है। शायद आपका वहाँ पर आपके आने से पहले ही इंतज़ार कर रहा हो। तो अगर आप कभी भी रात को ट्रैवल कर रहे हो तो अपने रिस्क पर करना। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी इन चारों दोस्तों की कहानी। ये थी उस NH की कहानी जो चेन्नई टू पौंडीचेरी में आता है। ये थी कैसे छलावे की कहानी जिसने इन चारों को ऑलमोस्ट अपनी कैद में कर ही लिया था। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।